हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष टिबड़ेवाल और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे इस चैनल फिनटेक्स बाय हर्ष में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे फाइनेंशियल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो हर बिगिनर के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, जो अपनी पर्सनल फाइनेंस फिगर आउट कर रहा है। तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसमें ये होता है कि हमको ये समझना है कि हमारे पास में कितना पैसा है। अब यहाँ पे पैसों का मतलब सिर्फ कैश या बैंक में कितना बैलेंस है वो नहीं होता है। पैसों का मतलब यहाँ पर आपके पास में टोटल कितने एसेट्स है। अब जब हम लोग एसेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जितने एसेट्स है वो सबको काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग हमारे नेट एसेट्स काउंट करते हैं, मतलब हमारी नेट वर्थ काउंट करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक घर है, एक गाड़ी है और कुछ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में और बैंक बैलेंस है, जिन सबका मिला के वैल्यू अराउंड 10 करोड़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मेरे पास में 10 करोड़ रुपए है? नहीं। इन सब चीजों के लिए शायद हो सकता है मैंने 2 करोड़ का लोन ले रखा है। तो यहाँ पर 10 करोड़ के मेरे पास में एसेट है, 2 करोड़ की मेरी एक लायबिलिटी है। तो 10 - 2 मेरे पास में कितना एसेट्स हो गया? नेट एसेट्स 8 करोड़। ये 8 करोड़ मेरी क्या है? ये नेटवर्थ है। तो जब हमको ये पता चल जाए कि हमारी नेटवर्थ क्या है, मतलब हमारे पास में कितना पैसा है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना और हमारे फ्यूचर के गोल्स सेट करना। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। अगर हम लोग बात करें हमारे देश के सबसे रिचेस्ट आदमी की, मुकेश अंबानी, तो उनकी नेटवर्थ आज के डेट में अराउंड 115 बिलियन डॉलर्स है, विच कम्स अराउंड 9 लाख करोड़ रुपीज। अब पिक्चर में आता है हमारी इस कहानी का हीरो मिस्टर राजू। तो मिस्टर राजू ने ये तो फिगर आउट कर लिया कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उसके पास में कितना पैसा है और उसके गोल्स क्या है, क्या टारगेट उसको अचीव करने हैं। लेकिन मिस्टर राजू ये बहुत अच्छे से जानता है कि लाइफ में अनसर्टेनिटीज की कमी नहीं है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए वो क्या करेगा? इसका आंसर है इंश्योरेंस। मेनली 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हम लोग दोनों इंश्योरेंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि घर का अगर मेन ब्रेड अर्नर को कुछ हो जाता है तो उस केस में फैमिली को पैसा मिलेगा फॉर देयर सर्वाइवल एंड एक्सपेंसेस। इसमें अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस, एंडोवमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी। अब इसमें से जो सबसे सही मुझे लगता है वो है टर्म इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इंश्योरेंस प्ले है, इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का मिक्सअप नहीं है। तो आप जितना अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब मिस्टर राजू जिंदा है लेकिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका है और यहाँ पर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है और उसके हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस हमें काम में आता है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे सारे हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयों के खर्चे और जो भी टेस्ट वगैरह हम लोगों को करवाने पड़ रहे हैं वो सारे कवर करता है। अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो यहाँ पर आपको अपने जेब से कोई खर्चा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पूरा पैसा हॉस्पिटल को पे करती है। चलो, अब मिस्टर राजू ने इंश्योरेंस भी करवा लिया लेकिन वो फिर भी अभी भी टेंशन में है। क्यों? क्योंकि अगर जॉब चली गई और कोई एक्सपेंस आ गया बड़ा या कोई इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक इमरजेंसी फंड बना के रखें। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा फंड जो इजीली एक्सेसिबल हो और आप उसको कोई भी प्रॉब्लम के वक्त, कोई भी इमरजेंसी के वक्त बहुत इजीली यूज कर सको। अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो नॉर्मली इमरजेंसी फंड आपके 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख रुपए कहाँ सेव करने हैं? तो ये 6 लाख रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, एफडी में रख सकते हो या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो। इन्हें हमेशा ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट करना है जो लिक्विड हो, मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है जिसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर पिछले साल तक आप कोई सामान अगर 100 रुपए में खरीद रहे हो और इस साल उसकी प्राइस बढ़ के 110 रुपए हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया? 10 रुपए से उसका भाव बढ़ गया है। अब 10 रुपए से भाव बढ़ गया है मतलब यहाँ पर 10% से उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो यहाँ पर 10% क्या हो गया? 10% ये
इन्फ्लेशन हो गया। इंडिया में 80s और 90s के दौरान इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हुआ करता था, करीब 13 से 15% के करीब, जो कम हो के 2016 में अराउंड 3.6% तक आया और आज के डेट में अराउंड 6 या 7% के आसपास चल रहा है। अब इन्फ्लेशन को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन कितना है तो आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे, फॉर एग्जांपल आपको आपके एफडी पे 4% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके जो रियल रिटर्न से वो क्या हो जाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 4% से रिटर्न कमा रहे हो और इन्फ्लेशन यहाँ पर 6% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करे। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से ज्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कमाई कर रहे हो, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपना रियल रिटर्न पॉजिटिव कर पाओगे। अब इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? मतलब जो पैसा, जो रिटर्न, जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उसके ऊपर और रिटर्न या उसके ऊपर और इंटरेस्ट कमाना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10% से आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा? 10,000, और आपकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,10,000। अब यहाँ पर ये 1,10,000 सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में वापस पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा और सेकेंड ईयर की एंडिंग में जो आपको 10% रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000 पे, जो रहेगा 11,000। अब यहाँ पर आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,21,000। थर्ड ईयर में 1,21,000 वापस इन्वेस्ट होगा, जिस पर 10% रिटर्न आएगा 12,100 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,33,100। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपके पुराने रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? यहाँ पर इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आप जितना ज्यादा टाइम इसको दोगे उतनी ज्यादा बड़ी वेल्थ आपके लिए ये क्रिएट कर सकता है। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या? कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे मत करो। अब ऐसा क्यों? जैसे कहा जाता है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, क्योंकि अगर वो एक टोकरी गिर गई तो सारे अंडे बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करके रखा है और वो एक ही सेक्टर अगर डाउन चला गया या फिर वो एक ही जगह पर नुकसान हो गया, तो वहां पर आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आपका पैसा भी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जगहों पर डिवाइड करके रखना चाहिए। जैसे कुछ पैसा शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में, कुछ पैसा एफडीज में और कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में। इससे क्या होगा कि अगर किसी एक जगह पर कोई गड़बड़ भी हुई है तो भी आपका बाकी जगहों पर पैसा सेफ रहेगा और ग्रो करता रहेगा। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या? कि कौन से एरिया में कितना पैसा हमें अलोकेट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स और म्यूचुअल फंड में 50% इन्वेस्ट कर दिया, एफडीज में 30% इन्वेस्ट कर दिया एंड 20% गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा? हमारा जो एसेट्स है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा और हमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये थे हमारे 7 फाइनेंशियल कंसेप्ट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।